तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वस्तु, वस्तु या फिर बिंब, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वस्तु बोलेगा या फिर बोलेगा बिंब, ठीक है। तो वस्तु जो है वो दो प्रकार की मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी वास्तविक, रियल ऑब्जेक्ट, द सेकंड वन आभासी, जिसको काल्पनिक बोला जाएगा, आभासी वस्तु। ठीक है, तो देखो जब भी हमको वस्तुओं का निर्धारण करना होगा, जब भी हमको वस्तु के बारे में बात करनी होगी, तो हम केवल और केवल आपतित किरणों को देखेंगे। केवल किसकी बात करेंगे हम लोग, आपतित किरणों की। अभी हम लोग जब आगे प्रतिबिंब की बात कर रहे होंगे, तो प्रतिबिंब के लिए हम परावर्तित किरण या फिर अपवर्तित किरण की बात करेंगे, और बिंब के लिए मतलब वस्तु के लिए हम लोग टोटल आपतित किरणों की बात करेंगे। मतलब ये है कि वस्तु का निर्धारण केवल और केवल आपतित किरणों से किया जाएगा। वस्तु का निर्धारण किससे किया जाएगा, केवल और केवल आपतित किरणों से किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब अगर हम लोग वस्तु की परिभाषा लिखेंगे, तो वस्तु की परिभाषा क्या होगी, आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु वस्तु कहलाएगा। अब या तो आपतित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक वस्तु, और जब ये आपतित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखेंगी, प्रतीत होंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे आभासी वस्तु। जब प्रतीत होंगी तो आभासी, वास्तव में काटेंगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होंगी। अब हम लोग आभासी वस्तु और काल्पनिक वस्तु या है ना और वास्तविक वस्तु की परिभाषा लिखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें वास्तविक वस्तु की, तो हमने क्या कहा कि जब भी हम लोग वस्तु की बात कर रहे होंगे तो केवल आपतित किरणों की बात करेंगे। मतलब वस्तु का निर्धारण हम लोग आपतित किरणों की मदद से करेंगे। ठीक है, तो अपने को अगर वास्तविक वस्तु बनानी है तो आपतित किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वास्तव में यदि आपतित किरणें प्रतिच्छेद करेंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक वस्तु। ऐसे बोलो, या फिर बोलो कि जिस बिंदु से प्रकाश किरणें दर्पण पर, क्योंकि यहां पे दर्पण ही होगा परावर्तक तल, तो जिस बिंदु से आपतित किरणें परावर्तन के लिए दर्पण पर या परावर्तक तल पे पड़ती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक वस्तु। मैंने दो प्रकार से परिभाषा बताया आपको, आप सीधा लिखो कि यदि आपतित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं और ये जिस बिंदु पर काटेंगे उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक वस्तु। या फिर बोलो कि जिस बिंदु से आपतित किरणें परावर्तन के लिए परावर्तक तल पर टकराती हैं उसी बिंदु को बोलते हैं वास्तविक वस्तु। तीसरे प्रकार से कैसे बोलोगे कि वास्तविक वाले भाग में या फिर आपतित वाले भाग में, हमने पहले ही बताया आपको कि अगर वस्तु का निर्धारण करना है आपको तो आप आपतित किरणों की बात करोगे, तो आप क्या लिखोगे, आपतित किरण के भाग में जो वस्तु होगी उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक वस्तु। तो पहली परिभाषा आप क्या लिखोगे, कटान बिंदु के हिसाब से क्या लिखोगे कि जब आपतित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक बिंदु। दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे कि जिस बिंदु से परावर्तक तल पर फैलती हैं
जिस बिंदु से परावर्तक तल पर फैलती है परावर्तन के लिए, उसको बोलते हैं वास्तविक वस्तु। या फिर आपतित किरणों वाले भाग में, आपतित, अब देखो ये दर्पण है, ये कोई परावर्तक तल होगा, अभी यहां समतल दर्पण लिया है हमने, तो अब इसका दो भाग होगा, एक भाग आपतित वाला होगा, दूसरा भाग परावर्तित वाला होगा। तो आपतित वाले भाग में जो वस्तु होगी, ध्यान रखना, क्योंकि आपतित वाले भाग में ही प्रतिबिंब भी हो सकता है, तो आपतित वाले में जो वस्तु होगी उसको हम लोग बोल देंगे वास्तविक वस्तु। तो तीन प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो। अब इसी तरह आप आभासी वस्तु की भी परिभाषा लिखोगे, तो आभासी वस्तु वो वस्तु होगी जहां पर आपतित किरणें एकत्रित होती हुई प्रतीत होंगी, एकत्रित होती हुई प्रतीत होंगी, या काटती हुई एक दूसरे को प्रतीत होंगी। वो मतलब ऑब्जेक्ट है, यहां पर देखो आपतित किरणें ये हैं, ये तीन आपतित किरणें हैं, और ये तीनों इस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो पहली परिभाषा आप लिख सकते हो कि जिस बिंदु पर आपतित किरणें काटती हुई एक दूसरे को प्रतीत होती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी वस्तु। दूसरी परिभाषा आप एकत्रित, यहां पे फैल रही थी, यहां पे एकत्रित हो रही हैं, वास्तव में वो नहीं रही है, एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आभासी वस्तु। कौन एकत्रित हो रहा है, आपतित किरण, क्योंकि अगर आप वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो सदैव आप आपतित किरण को पकड़ो। तीसरी परिभाषा, यहां पे हम बात कर रहे थे आपतित वाले भाग में जो वस्तु होगी उसको हम लोग वास्तविक वस्तु बोलेंगे। यहां पर अब हम बोलेंगे कि जो वस्तु आपतित वाले भाग में नहीं होगी, ठीक है। अब यहां परावर्तित या अपवर्तित की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु का निर्धारण करना है आपको, तो आप सदैव आपतित किरणों पे जाओ। तो अब आपतित वाले भाग में यदि होती तो वास्तविक, और यदि आपतित वाले भाग में नहीं होगी तो कौन सी होगी, आभासी। आपतित भाग में ना हो, ऐसे लिखोगे आप। तो तीन प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो, ऐसा डायग्राम बना सकते हो, कॉपी करो। फिर हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब पे। तो वस्तु का निर्धारण जब भी करना हो आपको, तो आप आपतित प्रकाश किरणों को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे, आपतित प्रकाश किरणों को। परिभाषा भी जब लिखोगे तो उसमें आपतित प्रकाश किरण जो शब्द उपयोग होगा। अब हम जब पढ़ेंगे प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होंगे, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होंगे। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये इमेजिनरी है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, और यहां पर रियल है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, हमने वहां पे आपको क्या कहा कि वस्तु का निर्धारण करना है तो आपतित प्रकाश किरणों को पकड़ो। यहां पे जब भी आपको प्रतिबिंब का निर्धारण करना हो तो आप परावर्तित प्रकाश किरणों, परावर्तित प्रकाश किरण या फिर अपवर्तित प्रकाश किरण, बात समझ में आ रही है। जब भी आप वस्तु का निर्धारण करोगे तो आपतित प्रकाश किरण को देखोगे, और जब भी आप प्रतिबिंब का निर्धारण करोगे तो आप परावर्तित या फिर अपवर्तित प्रकाश किरण की बात करोगे। जब आप परावर्तन पढ़ रहे होगे तो परावर्तित प्रकाश किरण की बात करोगे, और जब आप अपवर्तन पढ़ रहे होगे और अपवर्तन के लिए प्रतिबिंब की बात कर रहे होगे तो आप अपवर्तित प्रकाश किरण की बात करोगे। तो ये बात आप नोट करके लिख सकते हो कि प्रतिबिंब का निर्धारण सदैव परावर्तित या अपवर्तित
प्रकाश किरणों की मदद से करते हैं। लिख लिया। अब आप लिखोगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। अब वहां पे हमने क्या कहा कि आपतित प्रकाश किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा वस्तु। यहां पर परावर्तित प्रकाश किरणों या फिर अपवर्तित प्रकाश किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो कहलाएगा आपका प्रतिबिंब। यदि ये प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करेंगी, वास्तव में काटेंगे, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि ये प्रकाश किरणें यदि ये कौन सी, परावर्तित या अपवर्तित, काटती हुई प्रतीत होंगी, तो वहां पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब। अगर हम रे डायग्राम से देखें तो अगर ये समतल दर्पण है, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण, तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो समतल दर्पण है आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अभी आप टेंशन ना लो, रे डायग्राम अभी हम आपको सिखाएंगे, ये सारी चीजें भी लिखवाएंगे। अभी आप समझो, क्या अभी आप इमेज पढ़ रहे हो तो इमेज को समझो। हमने क्या कहा, परावर्तित प्रकाश किरणें काटे या काटती हुई प्रतीत हो, तो ये देखो ये है आपतित प्रकाश किरण। अब आप वस्तु की परिभाषा पढ़ चुके हो, तो ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर एकत्रित होती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो तुरंत आप परिभाषा आपको याद होगी तो आप बता दोगे ये कौन सी वस्तु होगी, आभासी वस्तु। अब प्रतिबिंब और वो भी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा मैंने क्या बताई कि परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में काटे एक दूसरे को, ये और ये काट रही हैं, तो यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है, आई मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब, वो कैसा है, वास्तविक। कैसा है, वास्तव में काट रही हैं एक दूसरे को, इसलिए वास्तविक है। तो पहली परिभाषा क्या लिखोगे आप कि परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में काटें, वास्तव में काटें, वास्तव में जब काटेंगी, परावर्तित या अपवर्तित, यहां पे हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं इसलिए परावर्तित प्रकाश किरणें दिखा रहे हैं, जब हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे होंगे तो अपवर्तित प्रकाश किरणें दर्शाएंगे। अब यहां पर वास्तव में काट रही हैं, तो ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसे बोलो। या वहां पर याद करो एक परिभाषा हमने लिखी थी कि जिस बिंदु से फैलती है, वस्तु के लिए बोला था, ये समतल दर्पण है, तो यहां पर हम बोलेंगे जिस बिंदु पर एकत्रित होती, एकत्रित होंगी, एकत्रित हो रही है परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में एकत्रित होती हो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एकत्रित, वास्तविक प्रतिबिंब बोल देंगे। तीसरी परिभाषा मैंने क्या कही थी वस्तु के लिए कि जो वस्तु आपतित वाले क्षेत्र में होगी उसको बोल देंगे वास्तविक, और जो आपतित वाले में भाग में नहीं होगी उसको पर आभासी बोल देंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम परावर्तित प्रकाश किरण से निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि वह प्रतिबिंब जो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों के क्षेत्र में होगा। अब देखो इस क्षेत्र में है तो आपतित भी, लेकिन हम लोग निर्धारण किसका कर रहे हैं, प्रतिबिंब का, इसलिए हम परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों को देखेंगे। तो हम परावर्तित प्रकाश किरणों को देख रहे हैं, आपतित वाले को नहीं देखेंगे हम लोग। तो परावर्तित प्रकाश किरणें दर्पण के इस भाग में है और इसी भाग में ये प्रतिबिंब भी है, तो ये प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, वास्तविक। तो इसके लिए भी आप तीसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होगा, वह बिंदु होगा जो परावर्तित प्रकाश किरणों के क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप परावर्तित क्षेत्र भी लिख सकते हो। तो तीन प्रकार से आप परिभाषा बना सकते हो। अब अगर यहीं पे हम लोग आभासी वस्तु की बात करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर वास्तव में काट रही थी, अब यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी। अभी आप ये रे डायग्राम का टेंशन ना लेना, है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि रे डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं। तो अब परिभाषा पढ़ो,
पहले इसके लिए परिभाषा लिख लिया आपने कि जहां पे परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में काटती है। यहां पर हम परिभाषा लिखेंगे कि जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है कौन सी किरणें, परावर्तित या अपवर्तित किरणें। दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो यहां पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित हो रही थी, जिस बिंदु पर एकत्रित हो रही थी परावर्तित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि जिस बिंदु से परावर्तित प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, देखो इस वाले बिंदु से ये तो परावर्तित प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब वह बिंदु होगा जिस बिंदु से परावर्तित प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत होंगी। यहां पर एकत्रित हो रही थी वास्तव में, और यहां पर फैलती हुई प्रतीत होंगी, फैलती हुई प्रतीत होंगी। तीसरी परिभाषा क्या लिखोगे आप, यहां पे वास्तविक के लिए जो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों के भाग में होगा, और जो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों के क्षेत्र में नहीं होगा उसको हम लोग बोल देंगे आभासी। देखो परावर्तित प्रकाश किरणें दर्पण के इस वाले भाग में है, तो इस वाले भाग में तो ये वो प्रतिबिंब है नहीं, प्रतिबिंब है दूसरे वाले भाग में, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो जो परावर्तित क्षेत्र में नहीं, परावर्तित क्षेत्र में ना, तो आप ये तीन में से कोई भी परिभाषा लिख सकते हो। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लिया। तो अब हमने वस्तु और प्रतिबिंब देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होती है, ठीक है। आपने जब विसरित परावर्तन पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जो परावर्तक सतह थी वो पूर्णतः समतल ही तो थी। तो अब हम लोग जब समतल दर्पण पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर, तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या लिखोगे आप, एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है वो पूर्णतः समतल हो। एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः समतल हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समतल दर्पण। डायग्राम कई बार हमने बना दिया, ये है समतल दर्पण। इसकी ये वाली सतह परावर्तक सतह है और इस वाले भाग में पेंट कर दिया गया है, कलई कर दी गई है, बात समझ में आ रही है। और ये एकदम सीधी रेखा में है, समतल है, इसको हम लोग बोल देंगे समतल दर्पण, ठीक है। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण के गुण। बात समझ में आ रही है, समतल दर्पण के गुण पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला गुण लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी होती है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी उसकी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। रे डायग्राम से इसको देखेंगे हम लोग, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। अभी रे डायग्राम तो हम लोग बनाएंगे। ये समतल दर्पण है, और एक चीज आप जानते हो कि जो दूरी होती है वो सदैव लंबवत नापी जाती है, ठीक है। अगर वस्तु यहाँ पर है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु यहाँ पर है, हमने वस्तु ली वास्तविक, है ना, क्योंकि अब यहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तन के लिए दर्पण पे भेजेंगे। तो अब देखो यहाँ पर इस बिंदु से मतलब वस्तु से अगर हम दर्पण की दूरी की बात करें तो आपको बहुत सारी दूरियां दिख रही होंगी यहाँ पर, है ना। अगर इसको पॉइंट्स हम दे दें ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे बिंदु होंगे। तो अब देखो ए ओ ए दूरी होगी, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, बहुत सारी दूरियां होंगी दर्पण से। तो ये किस दूरी की बात कर रहा है, लंबवत दूरी की बात कर रहा है।
तो जब भी हम लोग समतल दर्पण से या किसी भी दर्पण से, क्योंकि जब मुख्य अक्ष की हम बात करेंगे आगे गोली दर्पण में, तो मुख्य अक्ष भी लंबवत ही होता है, ठीक, बताएंगे फिर वहां पे। यहां पर आप एक चीज नोट करके लिख सकते हो कि जो दूरी होगी सदैव क्या होगी, लंबवत होगी। मतलब अगर ये वस्तु है तो इस दर्पण के ये जो लंबवत दूरी होगी, इस दूरी की बात कर रहा है वो, सिर्फ दूरी बोलेगा, उस दूरी को आप लंबवत दूरी समझोगे। इस बिंदु को अगर हम m मान लें, m मतलब मिरर थ्रो मान लिया हमने, तो अब ये तो वस्तु हो गई, मतलब दर्पण के सामने वस्तु इतनी दूरी पे रखा है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी इतनी ही दूरी पर बनेगा। मतलब जितना आगे वस्तु होगी उतना ही पीछे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये दूरी होगी x, तो ये x दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के सामने अगर ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगी वस्तु, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर पे। अगर ये 15 सेंटीमीटर पे होगी तो 15 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। दूसरा गुण यहीं पे आप लिख सकते हो कि समतल दर्पण, इसको हटा दे, डायग्राम बना लेना। समतल दर्पण सदैव वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये मैं बोलता हूं, आप लिखते भी चल सकते हो अपनी भाषा में, वास्तविक प्रतिबिंब, शॉर्ट नोट्स टाइप में। और आभासी वस्तु का या काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब ये है कि आपकी वस्तु अगर वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और अगर आपकी वस्तु आभासी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। बड़ी सीधी सी बात है। अपने सिलेबस में ये नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है, वास्तविक वस्तु। लेकिन हम 1 मिनट बात कर लेंगे इस पे भी जब रे डायग्राम बनाएंगे तो। मतलब वास्तविक वस्तु है अगर तो आभासी प्रतिबिंब, और आभासी वस्तु है तो वास्तविक प्रतिबिंब। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें अगर आप समझो तो जो दर्पण के इस वाले भाग में थी, मतलब ये वास्तविक वस्तु थी, तो इसका पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। इसीलिए बोलते हैं समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक वस्तु के लिए आभासी बनाता है, और दर्पण के पीछे बनाता है या दर्पण के अंदर बनाता है। पीछे बोले या अंदर बोले एक ही बात है, बात समझ में आ गई, उतनी ही दूरी पे बनाता है। अब हम लोग तीसरा गुण लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई। मतलब आप अगर समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो तो आपकी जो लंबाई होगी उतनी ही लंबाई का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। मतलब अगर ये समतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु है कोई, अब देखो वस्तु भी यहाँ पे लंबवत ही रखी जाएगी, वो नहीं बोले तब भी आप मानो ये कि वस्तु कैसी रखी जाएगी, ये जो रेखा है वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली, उसके क्या होगा, लंबवत ही रखा जाएगा। मतलब आप समझो ये कि जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब। मतलब अगर वस्तु की लंबाई y होगी तो प्रतिबिंब भी y का ही बनेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर की वस्तु तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 10 तो ये 10। बात समझ में आ गई। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी आपने कि समतल दर्पण के पीछे बनाता है प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक वस्तु के लिए जो अपने सिलेबस में है, और अगर वस्तु आभासी होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। दूसरी बात, जितनी दूरी पे आगे वस्तु होगी, आगे का मतलब वास्तविक होगी, तो उतनी ही दूरी पर पीछे मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनाएगा। बात समझ में आ गई। चौथा गुण लिखो। चौथा गुण यहीं पे समझ लो, इस डायग्राम में भी मैंने बोला भी कि ये जो दूरी है सदैव लंबवत ली जाती है, ये दूरी सदैव लंबवत ली जाती है, मतलब ये कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वाली लंबाई इसके लंबाई के बराबर हो गई, क्योंकि जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये जो प्लेन मिरर है, ये जो समतल दर्पण है, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित।
समद्विभाजित। बात समझ में आ रही है? ये देखो समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। किसको? वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा को, मतलब ओ आई को। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ओ आई। तो ओ आई को ये जो दर्पण है, समतल दर्पण है, लंब समद्विभाजित करता है 90 अंश पर और दो बराबर भागों में काटता है। ये चौथा गुण है। पांचवा गुण क्या है कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो पार्श्व प्रतिलोम होता है। पार्श्व प्रतिलोम का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या है? आप जब अपना चेहरा देखते हो, अपने आप को देखते हो समतल दर्पण में, तो आपका जो दायां हाथ है वो दर्पण में बायां दिखता है, आपका बायां वाला जो शरीर का हिस्सा है वो दाएं दिखता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व प्रतिलोम। मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, बायां वाला भाग दायां, दायां वाला भाग बायां। यही लिखा है हमने कि जो प्रतिबिंब है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं परिवर्तित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण का पार्श्व प्रतिलोम गुण। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब अगले गुण में हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख देखेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस निपट जाएंगे। तो अब हम लोग समतल दर्पण की लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रतिबिंब का किरण आरेख। प्रतिबिंब का किरण आरेख। ठीक है, पहली बार हमने क्या लिया? वस्तु को लिया वास्तविक। तो वस्तु वास्तविक परिभाषा आपको पता है, उस बिंदु से दर्पण पर प्रकाश किरणें परावर्तित होने के लिए फैलेंगी। अब देखो इस बिंदु से दर्पण पे जा रही है, इसको हम लोगों को क्या बोल दिया? ये वास्तविक वस्तु है। इतनी बात समझ में आई? अब ये चीजें आप याद कर लो हर प्रतिबिंब बनाने के लिए। अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल गोलीय या फिर वक्रीय दर्पण, तो वहां पर भी ये नियम लगेंगे कि जब भी आप किरण आरेख बनाओगे तो उसके लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता होनी चाहिए। तो किरण आरेख के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तभी आप साफ सुथरा सही डायग्राम, सही रे डायग्राम, सही किरण आरेख बना पाओगे। ठीक है, तो अब समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। हमने वस्तु ली है बिंदु आकार की, तो प्रतिबिंब भी बनेगा बिंदु आकार का। हमने वस्तु ली वास्तविक, प्रतिबिंब बनेगा आभासी। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर, उतने ही आकार का, इतनी ही दूरी पीछे बना प्रतिबिंब उतने ही आकार का। यहां वस्तु है बिंदु आकार की, तो प्रतिबिंब भी बिंदु आकार का। पहली बात समझ में आ गई? सबसे पहले आप प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति याद रखोगे, तभी रे डायग्राम साफ सुथरा बनेगा। क्योंकि आप जब पेपर में लिख रहे होगे या अभी जब पढ़ रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट करने तो यहाँ जाओगे नहीं, है ना? यहाँ पर आप चीजों को याद रखोगे और नंबर लेकर आओगे। तो कब आपका रे डायग्राम साफ सुथरा बनेगा? जब आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता होगी। हमको पता है कि जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब, जितने आकार का वस्तु उतने आकार का प्रतिबिंब। वस्तु अगर वास्तविक तो प्रतिबिंब आभासी। अब हम लोग किरण आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणें, कम से कम दो प्रकाश किरणें आप भेजो दर्पण पे परावर्तन करने के लिए। मैंने यहां पे दो प्रकाश किरणें भेजी। ठीक है, इन दो में भी अगर एक आप लंबवत वाली ले लोगे तो सोने पे सुहागा होगा। मतलब एक ले लो आप लंबवत, पीछे आप पढ़ चुके हो अभिलंबवत आपतन, मतलब दर्पण के
लंबवत आपतित हो तो एक प्रकाश किरण ये भी ले लिए हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे। एक प्रकाश किरण को हमने यहां पर भेजा तो ये हो गया आपतन बिंदु, तो इस आपतन बिंदु को पकड़ो, प्रतिबिंब को पकड़ो, दोनों को मिला दो, डैश डैश से मिलाओगे। क्यों? क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, वास्तव में यहाँ पे प्रकाश किरणें काटेंगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए डैश डैश से मिलाओगे। अब आप जानते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ये प्रकाश आगे तो जा नहीं पाएगा, आगे तो जा नहीं पाएगा, अब लौटेगा, परावर्तित होगा, और ये जो डैश डैश से मिलाए हो इसी की सीधी रेखा में आप परावर्तित प्रकाश किरण बना दो। बात समझ में आ गई। अब देखो इस बिंदु पे अगर हम परावर्तन नियम लगाएंगे ना तो I बराबर R अपने आप होगा, ये हो जाएगा इस बिंदु के लिए अभिलंब, तो ये हो गया I, ये हो गया R, दोनों आपस में बराबर होगा। तो प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे बनाओगे, जिस बिंदु पे आप प्रकाश किरण भेज रहे हो उस बिंदु को प्रतिबिंब से मिलाओ, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी बन रहा है इसलिए डैश डैश से मिलाओ, और इस प्रकाश किरण को सीधा आगे बढ़ा दो। इसी प्रकार दूसरे वाले आपतन बिंदु को पकड़ो, जितने भी प्रकाश किरण आप भेजोगे सभी के आपतन बिंदु होंगे, उन आपतन बिंदु को आप किससे मिलाओगे, प्रतिबिंब से, डैश डैश से। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब आपका आभासी है और उसको आप सीधी रेखा में आगे बढ़ा दो, बस। अब देखो आभासी प्रतिबिंब की आपने परिभाषा पढ़ी कि जहां पर परावर्तित प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो, देखो ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, ये तीसरी वाली भी बता देते हैं। इसके लिए अभिलंबवत आपतन के लिए पढ़ा ना आपने, अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौटती है, मतलब ये गई और इसी मार्ग पे वापस लौटेगी, और ये डैश डैश से पीछे बढ़ा देंगे। ये तीनों परावर्तित प्रकाश किरणें इसी बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा कि इस बिंदु से ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तीसरी परिभाषा कि जो प्रतिबिंब परावर्तित या अपवर्तित वाले भाग में नहीं होता उसी को तो बोलते हैं आभासी, जो परावर्तित या अपवर्तित वाले भाग में होता है उसको वास्तविक बोलते थे। तो तीनों परिभाषा से ये बात क्लियर हो गई, रे डायग्राम बन गया। बात समझ में आ गई। इसको कॉपी कर लो, फिर एक और बनाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बस। तो आपको जब भी रे डायग्राम बनाना है आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या होना चाहिए, पता। यहां पे हमने वस्तु ले ली वास्तविक, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, बिंदुवत वस्तु है, बिंदु आकार की है, तो x दूरी पीछे ही बनेगा प्रतिबिंब। बिंदु आकार की वस्तु तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब, ये है O ऑब्जेक्ट, ये है I इमेज। अब हमने क्या कहा, कम से कम 2 प्रकाश किरणें भेजो, तो 2 ही भेजेंगे इस बार, पिछले वाले में 3 भेजे थे, इस बार 2 भेजेंगे। ये लो, एक इसको भेजा एक इसको भेजा, ठीक है। अब ये तो अपने ही मार्ग पर लौटेगी, अभिलंबवत आपतन याद है आपको अच्छी तरह से, ये डैश डैश कर देंगे। और दूसरी वाली किरण आरेख के लिए परावर्तित प्रकाश किरण कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप आपतन बिंदु को पकड़ो, आपतन बिंदु को इमेज प्रतिबिंब से डैश डैश से मिलाओगे, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, और इसी को सीधी रेखा में ऐसे आगे बढ़ा दोगे। तो अब ये देखो, ये परावर्तित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण इस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, या इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या ये जो प्रतिबिंब है परावर्तित वाले भाग में नहीं है। परावर्तित वाला भाग तो ये है दर्पण का, तो इस भाग में ये बिंदु है ही नहीं, तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, आभासी। ये हो गया अपना किरण आरेख। ये वस्तु कौन सी थी, वास्तविक। बना लो। आपने नोट में एक बात और लिखी है, प्रॉपर्टीज में, गुण में एक बात लिखी है कि समतल दर्पण आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आभासी वस्तु का एक रे डायग्राम हम लोग आभासी का भी बना लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है ये बात, आपकी जानकारी के लिए बस। आभासी वस्तु हम लोग क्या ले रहे हैं, आभासी वस्तु। आभासी वस्तु की परिभाषा हमने बताई आपको कि जिस बिंदु पे आपतित, अब जब भी वस्तु की बात करोगे आप आपतित प्रकाश किरण की बात करोगे, जिस बिंदु पे आपतित प्रकाश किरणें एकत्रित होती हुई प्रतीत हों, या एकत्रित एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हों, या फिर आपतित वाले भाग में ना हो। इधर अब देखो,
प्रकाश किरणें किधर किस साइड में होंगी, परावर्तक वाले भाग में। इस वाले भाग में कहीं से भी आप प्रकाश किरण भेजोगे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये तो परावर्तक तल ही नहीं है, ये तो पॉलिश वाला भाग ही नहीं है, तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। आप अपना चेहरा जब दीवार पे देखते हो, चिकनी नहीं खुरदुरी दीवार पे, तो उस पर आपका प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो ये वही वाली बात है। तो इधर कितना ही प्रकाश हो, कितनी ही वस्तु हो, क्या फायदा। प्रकाश तो आप परावर्तक वाले भाग में भेजोगे तभी तो उसका परावर्तन होगा और प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वाले भाग से हम लोग प्रकाश किरणें भेज रहे हैं, और ये वस्तु हमने ले ली इस बार आभासी। और आभासी वस्तु की परिभाषा हमने आपको पढ़ा दी है। आभासी वस्तु क्या होगी, जिस बिंदु पे आपतित प्रकाश एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो। ये देखो एकत्रित होता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस वाले को भी ले लो, 3 प्रकाश किरणें ले लो। आप जानते हो कम से कम 2 में काम चल जाता है और डायग्राम साफ सुथरा बनता है। हमने 3 ले लिया आपको समझाने के लिए। अब आभासी वस्तु की परिभाषा आपको क्लियर है, एकत्रित हो रही होती हुई प्रतीत हो रही हैं या फिर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, कौन, आपतित प्रकाश किरणें। या फिर तीसरी परिभाषा, जो आपतित वाले भाग में ना हो। आपतित वाला भाग ये है, इस भाग में ये वस्तु नहीं है, तो ये वस्तु कौन सी होगी, आभासी वस्तु होगी। ओ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और ये है आभासी। अब हमने क्या कहा कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। आभासी वस्तु है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, याद करो हमने लिखाया था। तो अभी अगर ये इतनी दूरी पीछे है, वो आभासी मतलब पीछे हो गई, तो इतनी ही दूरी आगे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। किरण आरेख के लिए मैंने क्या कहा, आपतन बिंदु को पकड़ो, आपतन बिंदु को पकड़ो, आपतन बिंदु को पकड़ो और प्रतिबिंब से मिला दो। अब यहाँ पे आपको डैश डैश नहीं मिलाना है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक है। वास्तव में यहाँ पर प्रकाश किरणें जो हैं परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटेंगी या एकत्रित होंगी, वास्तव में एकत्रित होंगी। तीसरी परिभाषा, या परावर्तित वाले भाग में, ये परावर्तित वाले भाग में ही तो है ये प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। तो इसके लिए ये रे डायग्राम होगा। बड़ा सिंपल सा रे डायग्राम है। उसके लिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पता होगी, तो फिर क्या करोगे आप आपतन बिंदु को प्रतिबिंब से मिलाओ, देख लो आभासी है कि वास्तविक है। बना लिया, हटा दे एक प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट होल्ड। हमने वस्तु कौन सी ली, आभासी। अब इस बार सिर्फ 2 प्रकाश किरणें लेंगे, सिर्फ 2 प्रकाश किरणें, एक ये ले ली आपतित और एक ये ले ली, ठीक है। अब हम जानते हैं जितनी दूरी पे वस्तु उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब, बना दिया। फिर क्या करेंगे, आपतन बिंदु को पकड़ो, आपतन बिंदु, इस आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन बिंदु, इससे क्या करोगे, इमेज को मिला दो। ये वास्तविक है इसलिए वास्तव में डैश डैश से नहीं मिलाना है। और ये है अभिलंबवत आपतन वाली ये प्रकाश किरण है, तो ये अपने ही मार्ग पे वापस लौटेगी। अब ये और ये इस बिंदु पे वास्तव में काट रही हैं एक दूसरे को, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक। बना लो, बना लिया। अब हम लोग बनाएंगे किरण आरेख समतल दर्पण का ही, लेकिन आवर्धित वस्तु का, बड़ी वस्तु का। यहां पे हमने कैसी वस्तु ली थी, बिंदुवत वस्तु ली थी। अब हम बड़ी वस्तु लेंगे, बड़े आकार की वस्तु लेंगे। हमने एक वस्तु ले ली इतनी लंबी, इसको नामकरण कर देते हैं ए बी। इतनी बात समझ में आई, ये ए बी वस्तु है। अब वस्तु है तो वो हमेशा लंबवत ही रखेंगे, मैंने आपको पीछे बता दिया। अब इसका किरण आरेख बनाना है, तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको किरण आरेख बनाना हो आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप कम से कम 2 प्रकाश किरण लो और उसमें भी अगर एक लंबवत ले लो तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्थिति प्रकृति के आधार पर देखेंगे कि जितनी दूरी आगे वस्तु होगी, मान लीजिए एक्स आगे है, बताने या बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप इतना ही नाप कर अंदाज से पीछे बना दोगे, ठीक है। और जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रॉपर्टीज आप जानते हो, बात समझ में आ गई। मतलब अगर इसको हम लोग आई डैश बोल दें,
इस प्रतिबिंब को, तो इतना लंबा बनेगा। चलो इसको ओ डैश बोल देते हैं, ओ डैश आई डैश, थोड़ा अच्छा लगेगा, ओ डैश। ठीक है, तो अब किरण आरेख कैसे बनाएंगे? तो किरण आरेख के लिए सुनो, इस वस्तु जो ओ डैश है, इस ये लंबी जो आवर्धित वस्तु है, इस पे हम कई सारे बिंदु मान सकते हैं। एक जो आवर्धित वस्तु होगी कई सारी बिंदु वस्तुओं से बड़ी हुई होगी, तो इस पे बहुत सारे बिंदु होंगे। हम सिर्फ 2 बिंदु लेंगे जो किनारे वाले बिंदु होंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 बिंदु लेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं का हम लोग किरण आरेख बना दें। बिंदुओं का किरण आरेख हमने पीछे पढ़ा, इन दोनों बिंदुओं का किरण आरेख बना के हम प्रतिबिंब मिला लें, और जैसे इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो वस्तु बनी है, उसी प्रकार इन दोनों वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनेंगे उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब क्या करना है अपने को, जब भी आपको आवर्धित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो आप उस आवर्धित वस्तु को कई सारी बिंदु वस्तुओं से मिलकर बना हुआ मानो, पहली बात। दूसरी बात, फिर सिर्फ 2 बिंदु ले लो किनारे वाले। तीसरी बात, उन दोनों बिंदुओं का आप किरण आरेख बना दो, और जो किरण आरेख में जो 2 बिंदु मिले उन दोनों बिंदुओं को आप मिलाकर खींच दो एक लाइन, वही क्या बन जाएगा? आपका प्रतिबिंब। इतनी बात समझ में आई? तो हमने बना दिया। अब देखो किरण आरेख, हमने क्या कहा, कम से कम 2 प्रकाश किरणें लो आप। एक प्रकाश किरण लंबवत ले लिया, ये प्रकाश गई और लौटी अपने मार्ग पे, अभिलंबवत आपतन, आप जानते हो। दूसरी प्रकाश किरण यहां ले लिया, हमने क्या कहा, इस बिंदु को पकड़ो, आपतन बिंदु को। अब आप जानते हो इस ओ डैश का जो प्रतिबिंब आई डैश बना है वो आभासी होगा, मतलब प्रकाश किरण इस वाले भाग में डैश डैश से, और इसको सीधा मिला दो, आगे बढ़ा दो, क्योंकि प्रकाश चलता है सीधी रेखा। अब देखो ये 2 परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, या इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ओ डैश का आई डैश हो गया आभासी प्रतिबिंब। अब इसी प्रकार इसका बनाओ, तो इसके लिए एक प्रकाश किरण तो ये हो गई जो अपने मार्ग पे वापस लौट जाएगी, अभिलंबवत आपतन हो गया, इसको डैश डैश से कर दो। एक प्रकाश किरण आप यहां पर भेज दो। अब इस आपतन बिंदु को इस प्रतिबिंब से डैश डैश से मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि आभासी है, इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो ये परावर्तित और ये परावर्तित इस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, या इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ओ का प्रतिबिंब आई बन गया। अब आई डैश और आई को मिला दिया, तो जैसे जो वस्तु ओ डैश थी तो उसका प्रतिबिंब बन गया आई डैश। बात समझ में आ गई? कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी? एक वस्तु मैं दे रहा हूं आपको, उसका प्रतिबिंब बनाना है आपको। ये एकदम सीधी रेखा में है दोनों, है ना? इसका क्या बनाना है आपको? ये वस्तु है कोई, ये बड़ी तीर है, इससे ये छोटी तीर गई, इसका आपको क्या बनाना है? प्रतिबिंब। बनाओ, पॉज करो और ट्राई करो। आ जाओ इधर। मैंने क्या कहा कि जब भी आपको बड़ी वस्तु मिल जाए तो उसको कई सारे बिंदुओं में बना हुआ मानो। फिर क्या करो, कोने वाले बिंदुओं को पकड़ो। इसके कितने कोने हैं? जितने भी कोने मिल जाएं आपको उनको पकड़ो आप, अपनी सुविधा के लिए उनको नाम दे दो। फिर इन सभी बिंदुओं के सापेक्ष आप प्रतिबिंब देख लो समतल दर्पण में। बिंदु वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूरी पे बनेगा। वस्तु वास्तविक तो प्रतिबिंब आभासी। तो इस D का प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पीछे पीछे D डैश बन गया। इस C का प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पीछे पीछे C डैश मिल गया। C इतना आगे था तो प्रतिबिंब इतना पीछे बन गया। मान लो हमने ज्यादा बना दिए पीछे, तो आप नाप कर बनाना थोड़ा। बात समझ में आ रही है? फिर A का A डैश और B का B डैश, इतनी ही दूरी पीछे क्या बनेगा आपका? B डैश, और फिर इतनी दूरी पीछे बनेगा A डैश। समझ में आ रही है? A वाली दूरी नापो इस बिंदु से और इतना ही पीछे A डैश बना दो।
बी की दूरी नापो, बी डैश बना दो उतनी ही दूरी, सी की दूरी नापो उतनी ही दूरी, परपेंडिकुलर पे लंबवत पे है ना, और उतनी ही दूरी पे डी डैश। अब देखो कौन किससे मिला है, सी से डी मिला है, तो सी से डी डैश से सी डैश मिला दो, सीधी रेखा में सीधी रेखा बनाना है अगर टेढ़ी दिख रही हो तो। फिर ए से सी मिला है तो ए डैश को सी डैश से मिला दो। फिर सी से बी मिला है, ये कुछ ज्यादा ही पीछे बना दिया है ना, आप नाप कर बनाना एग्जैक्ट सही से बने। तो आप सी से बी डैश मिला दो। अब जहां जहां तीर लगा है, तीर डी पे लगा है और बी पे लगा है, तीर लगा दो, बन गया प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनाना है, अगर वस्तु आपकी आवर्धित है मतलब बड़ी वस्तु है, तो उस बड़ी वस्तु को कई सारी बिंदु वस्तुओं से मिलकर वो बना मानोगे आप, और कोने वाले बिंदुओं को पकड़ो, उन बिंदुओं के संगत प्रतिबिंब बनाओ और फिर कौन किससे मिला है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में यही तक